जिस तरह से आदिल साहब फरमा रहे हैं हसन साहब, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी यही कह रही है कि निगरान हुकूमत पे जो है वो सवालात उठ रहे हैं कि निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। क्या हुकूमत इंतखाबात को डिटेल करना चाहती है? तो यही आज गुफ्तगू किया PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर साफ़ और शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत जो है वो डिटेल होगी। देखें, एक और बयान भी आप शामिल कर लें मोहम्मद अली दुरानी साहब का। वो बता रहे थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात ने 77 की याद ताज़ा कर दी है। और वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखें तो 1977 के जब इंतखाबात थे वो भी ब्यूरोक्रेसी की ज़ेरे निगरानी हुए थे। उस वक्त भी तब के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को ये बताया गया कि अभी 1 साल रहता है तो हम पहले इंतखाबात करा लेते हैं, आप बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, आपकी कैबिनेट मुंतखब हो जाएगी। और फिर ये भी चीज़ें चली कि कहीं पर 19-20 करना पड़ा तो हम कर भी लेंगे। उस टाइम उन्होंने सर्वे दिया कि 70-75% जो है वो सीटें 70-75% वो ले लेंगे। तो 70-75 सीटें तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो उनके मनपसंद हुक्मरान होते हैं, बादशाह सलामत होते हैं, उनके आगे सर झुकाए खड़ी रहती है। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जीत रहे आएंगे, दोबारा आएंगे तो हम पोजीशनों पे बैठेंगे ना। वो तनकीद जो है वो बादशाह को उनकी किसी और ब्यूरोक्रेसी की सुननी पड़ेगी, जो वो काम कहेंगे वो काम करते चलेंगे। ये एक सिस्टम होता है। ये आप देखिए एक निज़ाम में जब बादशाहत और ग़ुलामों का और दरबारियों का जब निज़ाम लगा हो ना, तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है, वो तनकीद नहीं सुनते। तो इस तरह जब ब्यूरोक्रेसी ने उनको वो तजवीज़ दी, मैं सिर्फ ये याद ताज़ा करा रहा हूँ कि उस टाइम हुआ क्या था। लोग कहते हैं 77 का इंतखाबात, तो हुआ ये कि जब उन्होंने पहले अनाउंस कर दिए, अब जब 77 के इंतखाबात की तैयारियाँ हुई तो PNA बन गया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। अब जब वो PNA बना तो उसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी आ गई, एयर मार्शल असगर खान की भी जमात आ गई, फिर मौलाना शाह नूरानी साहब की भी जमात शामिल हो गई, मुफ्ती महमूद सरबराही अब बन गए। और फिर जब कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी कि वो कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने के मामलात में वहीं धांधली शुरू हो गई। और उस टाइम के ये इल्ज़ामात लगते रहे कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी ने फोर्स वहाँ पे लॉन्च कर दी थी कि जो कागजात लेने आता था वो गायब हो जाता था। ये 77 की बात बता रहा हूँ। और जो जमा कराने आता था वो भी गायब हो जाता था, जो नामजद करता था वो भी उठा लिया जाता था। ये 77 की बातें, मैं तो आज की बात नहीं कर रहा। ये तो अभी रिपोर्टिंग चलती है कि अभी भी कुछ इस तरह के सवालात हैं। मैं तो आपको 77 की याद ताज़ा कर रहा हूँ कि जिसकी वो बता रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह के मामलात बन रहे हैं। तो फिर जब ये मामला बना तो इंतखाबात हुए। और फिर मैंने जो एग्जाम्पल पहले भी दी थी, मौलाना समीउल हक साहब के वालिद साहब मौलाना अब्दुल हक अकॉडवी साहब ने जब कागजात नामजदगी जमा करवाए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने एक सादा कागज़ पे साइन भी ले लिए। और फिर पता चला कि वो खुद ही रिटर्निंग ऑफिसर ने भर के साइड पर कर दिया और पता चला कि उनके वालिद साहब जो मौलाना अब्दुल हक साहब थे, उनके कागज़ नामजदगी वापस हो गए। और फिर क्या किया, और ऐसे इंतखाबात कराए गए, पाकिस्तान की तारीख के शर्मनाक किस्म के इंतखाबात हुए कि अंदाजा आप लगाइए कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और उस वक्त वफाक में 19 बिला मुकाबला सीटें ली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त 77 में, और सुबह में 60 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। और फिर जहां पर उन्होंने 70-75 का उन्होंने कहा था कि पंजाब में सीटें ले जाएंगे, वो इस हद तक ब्यूरोक्रेसी ने काम कर दिखाया कि 108 सीटें ले गए, क्योंकि जब मैदान में ही नहीं था तो वो सीटें लेनी थी, बिला मुकाबला भी चीजें लेनी थी, सारा कुछ हुआ। तो यूं जो शाह नूरानी साहब थे और असगर खान साहब थे, वो भी, उनको भी इलेक्शन से जो है वो नजर साइडलाइन कर दिया। फिर खुर्शीद कसूरी साहब, हामिद नासिर चट्टा साहब, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, गौस अली शाह, फिर जो है मीर अली अहमद तारपुर, सबको शिकस्त होगी। ये बड़े बड़े नाम थे, ये बड़े बड़े नाम थे। सासा मैं जरा बात पूरी कर लूं, फिर मैं आप बिल्कुल जितने मजीद सवाल करें। ये जब सिस्टम बना तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो सूबाई इलेक्शन 3 दिन बाद होने थे उसका उन्होंने बाइकाट कर दिया था। और फिर 2% जो है वो वोट कास्ट हुए थे, टर्नआउट का 2%। मैं सिर्फ आपको अब उससे जुड़ते हुए मौजूदा सिस्टम पे लाना चाह रहा हूं कि अब क्या हो रहा है। अब भी इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि फलां ने कागज जमा कराए, जमा ही नहीं होते। चंद रोज कबल मैं 2-4 रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया चंद दिनों में, तो अंदाजा हुआ कि वुकला वहां पर आके बाहर खड़े, उनको अंदर आने की एक्सेस नहीं है, और कहते हैं कि जनाब आप कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकते। और जहां पर जमा हो गए उनके जो तस्दीक कुनिंदान है और बाकी जो है उनको एक्सेस नहीं है कि हम अंदर आ सके। एतराज लगता है, फौरी एक्सेप्ट हो जाता है।
और कहीं पर फैसला महफूज हो जाता है। और फिर मामला फिर क्या हुआ, अभी भी मेरी इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, शहबाज शरीफ साहब हो और बाकी कुछ मेन लीडरशिप हो, इनको बिला मुकाबला मुंतखब करवाने की कोशिश की जाएंगी। और इस तरह की इतलात आ रही हैं। बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हम क्या करें, जो हम करना चाहते हैं कि मेरिट पे काम करें वो कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह के सपुर्द जिस तरह हो जाए हो जाए। तो यानी जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और अगर आपने ऐसे ही ये ब्यूरोक्रेसी ने जितवा के मामला सिस्टम करके लेकर आना है तो सीधी सा एक ऑर्डिनेंस लेकर आए निगरान हुकूमत, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो सीधी सी बात है कि जाएं एक ऑर्डिनेंस जारी करे, इनको बादशाह सलामत को कुर्सी पर, इक्तदार की कुर्सी पर बैठाएं और नवाज शरीफ साहब 2 साल जो है वो इक्तदार संभाले, अहकामात दें, ऑर्डर जारी करें। ये 40-45 अरब रुपए जाया करने का मकसद क्या है? जब आपने ऐसे ही चीजें लेकर चलनी है तो वो 77 के इतने खौफनाक किस्म के, जब मैं तारीख पढ़ता हूं तो रोना आ जाता है कि ऐसे सिस्टम को निचोड़ के फेंका। और फिर उसके साथ यही जो मोहम्मद अली दुरानी हो या बड़े बड़े मारूफ और जो है वो संजीदा सियासतदान हो, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके बयानात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी ये बातें करती है कि अगर इसी तरह आपने ये सिस्टम कराना है, और कहीं ना कहीं, और दूसरा जो बातें करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ये आप सवाल करना चाह रहे थे हसन साहब से? देखिए, हसन से इस तरह के बोर्ड में सवाल करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे हसन की बात समझ नहीं आई। उसने 77 की एग्जाम्पल दी इलेक्शन की और दुरानी साहब की बात की। क्या हसन आपका ये ख्याल है कि इस वक्त वही हो रहा है? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो बेशुमार हैं साहब, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमेशा ही होते हैं। क्या आपका ख्याल में वो पीटीआई के वुकला हो, सियालकोट का मामला हो, लाहौर के मामला हो, और बेशुमार किस्म के, लाहौर छोड़े, सियालकोट छोड़े, गुजरात छोड़े, मुल्तान सवाल नहीं जवाब दे रहे। जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप होते हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या कह रहे हैं, पूछिए सवाल। मेरा क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि इस इलेक्शन कमीशन से पहले और इससे ज्यादा जो इस वक्त हो रहे हैं, इससे शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी शफाफियत आई है कि हम अपने दिलों के वजीर आजम को वजीर आजम के तौर पे देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आपने एग्जाम्पल दिया आप उस पर कायम है? मैं तो आपको तारीख का हवाला देने पर कायम हूं कि तारीख में क्या हुआ 77 में, जो बात की मैं उस पर कायम हूं। और मैं ये भी बता रहा हूं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का बयान नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जो बाकी जो बयानात आ रहे हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बयान को आप रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। आप वुकला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। रिटर्निंग ऑफिसर जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, जब वो बयानात लिखते हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को या चीफ सेक्रेटरी बाकियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खतूत लिख रहा है, उसको भी आप रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। और जो राय आमा बढ़ती चली जा रही है, जो नजरअंदाज चीजें करते चले जा रहे हैं, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी है। अगर मैंने सही समझा आपकी बात, सॉरी मैं हसन की बात को थोड़ा सा, बिकॉज हसन ग्राउंड पे लोगों से बात करता है, तो मैं जरा इसको समझना चाह रहा हूँ कि हसन आपके ख्याल में इस वक्त नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन या चंद सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मैंने वादा किया था कि मैं इस तरह नहीं बात करूंगा तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं, अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे चंद लोग इस डगर पे चल पड़े कि नहीं मैं तो होंडा ही लैसा कि हमारा तो वजीर आजम से नवाज शरीफ ही होगा, तो फिर आपके ख्याल में उस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी? क्या हसन का तज्जिया ये था? हसन साहब कह रहे हैं आपने वादे बहुत से किए हैं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज आपके सामने रखूं, देखें, इंतखाबात करवाना क्यों जरूरी है? ताकि इस्तेहकाम पैदा हो, ताकि मामलात और हालात मुस्बत अंदाज में आगे चले, एतमाद की फिजा कायम हो। हाँ, अगर आप मुतनाज़ा इंतखाबात करवाते हैं तो फिर अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, लोगों का एतमाद उठेगा इस सिस्टम से, इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारों पे। मैं आखिरी जुमला कहूं, और मुझे पता है कि हमने अदील की तरफ जाना है। हसन, मैं तेरी बात समझ गया। मैं आखिरी जुमला कहूं, देखें ये हसन जैसे लोग जो है ना, ये बड़े शरपसंद लोग हैं।
ये ना अच्छे खासे एक प्रोसेस के ऊपर जिसमें कोई शिगाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कैसे ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान सारा नारे मार रहा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इंडिपेंडेंस का और शफाफियत का, अदालतें इस बात की दलील दे रही हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर हलके में चले जाएं तो आपको पहले तो सिर्फ एक ही नारा नजर सुनाई देता था नवाज शरीफ साहब का, अब साथ उसके सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नारा भी शामिल कर लेना चाहिए। हसन बड़ा शर पसंद है, अगर वो हसन को ये बात नजर नहीं आती, मैं अदील के साथ मिलकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अदील के साथ मिलकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर को कि कल से हसन को ना बैठने दे, इस तरह के शरपसंद अनासर इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। साहब ये फरमाइए, आप एक मारूफ वकील हैं, मामलात को समझते हैं, जब एक फैसला किसी सियासतदान के हक में ना हो तो वो उसे लाडला करार दे सकते हैं, और अगर किसी के हक में हो तो वो लाडला नहीं होगा। ये अदालतों का एहतराम सियासतदान क्यों नहीं करते, और अदालतों का एहतराम और इसको बावकार और इसकी इज्जत और तकरीम को महफूज रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये देखिए ना आज हुआ, जिस पेशावर ने फैसला दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी जमातें उनके खिलाफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, देखें, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त की अदालत है, उसकी जो हायरार्की है, उसका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उसकी जो अप्रोच है, इस पीरियड का तो पाकिस्तान पिछले 70 साल से इंतजार कर रहा था कि ये कलेक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड जुडिशल माइंड्स आएगा तो इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बोलबाला होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपको इसमें खलिश है और आपको आईने पाकिस्तान की दूध और शहद की नहरें बहती नजर नहीं आ रही, तो कोई आपका इलाज करना चाहिए।